बांद्रा पश्चिमी मुंबई का एक मशहूर उपनगर है। आज यहाँ का बांद्रा बैंड स्टैंड और उसके करीब की क्वार्टर रोड एक लैंडमार्क लोकेशन के रूप में जानी जाती है। समंदर के सामने बसे इस पॉश इलाके में आज भी कई बड़े फिल्म स्टार और बिजनेसमैन रहते हैं। कई हाई राइज बिल्डिंग की वजह से आजकल ये इलाका बेहद भीड़ भाड़ वाला महसूस होता है, लेकिन गौर से देखें तो इन आलीशान और ऊंची इमारतों के बीच आज भी आपको सालों से खड़ी कुछ जर्जर इमारतें और पुराने बंगले नजर आ जाएंगे। ये इमारतें और बंगले अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। साल 1950 और 60 के दशक में कार्टर रोड पर बहुत बंगले हुआ करते थे। इनमें से ज्यादातर ईस्ट इंडियन और पारसी समुदाय के लोगों के थे। इसी कार्टर रोड पर समुंदर के सामने वाला एक बंगला आशियाना उस दौर में हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ संगीतकार नौशाद का हुआ करता था। आशियाना के करीब ही एक और 2 मंजिला बंगला हुआ करता था, जो कि बेहद जर्जर और बुरी हालत में था। इस बंगले की बाहरी दीवार पर अंग्रेजी में गुदा हुआ था बानो विला। आसपास के लोग इस बंगले को अभिशप्त बंगला या फिर भूत बंगला कहकर पुकारा करते थे। कोई इसे खरीदने को तैयार ही नहीं था। तकरीबन इसी दौर में हिंदी सिनेमा में 10 साल से संघर्ष कर रहे अभिनेता राजेंद्र कुमार को साल 1957 की फिल्म मदर इंडिया में अपने छोटे से रोल और उसके बाद धूल का फूल से कुछ कामयाबी मिली थी। उस दौरान उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा डिम्पल। परिवार बढ़ रहा था तो राजेंद्र अपने सांता क्रूज के किराए के छोटे से फ्लैट से किसी बड़े घर में शिफ्ट होना चाहते थे। 3 फरवरी 1959 की सुबह उन्हें एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का फोन आया। कार्टर रोड पर एक 2 मंजिला घर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप ढूंढ रहे हैं। क्या आप अभी आ सकते हैं? ये जानकारी राजेंद्र कुमार की आधिकारिक जीवनी जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार लिखने वाली लेखिका यानी सीमा सोनी आलिमचंद से मिली है। और लेखिका ने बताया कि राजेंद्र कुमार उसी समय वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये पुराना खूबसूरत घर समंदर के सामने था, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। उन्हें फौरन अपने परिवार के ज्योतिषी की बात याद आ गई, जिन्होंने कहा था कि राजेंद्र का नया घर समंदर के पास होगा। पहली नजर में ही बानो विला राजेंद्र को जम गया। प्रॉपर्टी ब्रोकर से किराया पूछा तो उसने कहा कि मकान मालिक किराए पर नहीं बल्कि बेचना चाहते हैं। यहाँ कोई राइटर रहता है जो लोगों को बताता रहता है कि इस घर में भूतों का वास है, ताकि ये घर बिकने ना पाए और वो खुद यहाँ रहता रहे। मकान मालिक किसी भी हाल में इसे बेचेगा और मैं उसको अच्छी डील दिला सकता हूँ। सौदा तय हुआ 65,000 में। राजेंद्र की पत्नी भुतहा घर के बारे में सुनकर घबरा गईं, लेकिन पत्नी की मां बोली, बम्बई जैसे शहर में इंसानों के रहने की तो जगह है नहीं, भूत क्या खाक रहेंगे। जितना आपको देखता हूँ उतनी ज्यादा हसीन नजर आती है आप। इसी के बाद फैसला हो गया, मगर राजेंद्र कुमार के पास पूरे पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मशहूर फिल्म स्टार B.R. चोपड़ा से कहा कि वो न सिर्फ उनकी फिल्म कानून में बल्कि 2 और फिल्मों में काम करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें उनकी फीस एडवांस में दे दी जाए। B.R. चोपड़ा मान गए। मैं नाम चाहता हूँ, रुपया चाहता हूँ। और राजेंद्र कुमार ने उस भूत बंगले के नाम से मशहूर बानो विला को खरीद लिया। उसका नया नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, डिम्पल। इनके करीबी दोस्त अभिनेता मनोज कुमार की सलाह पर राजेंद्र कुमार गृह प्रवेश से पहले भूतों को भगाने वाला एक विशेष हवन करवाना नहीं भूले। फिल्म इंडस्ट्री के पुराने लोग याद करते हैं कि इस घर ने राजेंद्र कुमार की किस्मत ही बदल दी। जिस बड़ी कामयाबी को वो पिछले 10 साल से ढूंढ रहे थे, वो अब अचानक से आ गई। जिस दौर में वो इस बंगले में रहे, वो राजेंद्र कुमार का सबसे सुनहरा दौर बन गया। चाहे मेरी जान ले लो, पर इन गरीबों को। मेरे महबूब, घराना, संगम, आरज़ू, सूरज उनकी ज्यादातर फिल्में जुबली बनाती थीं, जिसकी वजह से वो हिंदी सिनेमा के जुबली कुमार के नाम से जाने जाने लगे। लेखिका सीमा सोनी आलिमचंद की लिखी जीवनी में जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार में राजेंद्र कुमार कहते हैं, मैंने अपने जीवन के सबसे कामयाब और बेहतरीन साल इसी घर में गुजारे हैं।
काफी दौलत और शोहरत हासिल कर चुके राजेंद्र कुमार कुछ साल बाद ये बंगला छोड़कर पॉली हिल इलाके के अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए थे। कार्टर रोड का ये बंगला, जो राजेंद्र कुमार के बेहतरीन दौर का गवाह था, अब एक नए मालिक का इंतजार कर रहा था। 1969 में राजेश खन्ना की कामयाबी ने किसी तूफान की तरह देश में दस्तक दी। वो पहले फिल्म स्टार थे जिन्हें फिनोमिना कहा गया और जिनके लिए सुपरस्टार नाम का शब्द गढ़ा गया। बम्बई में ही पले बढ़े राजेश खन्ना को समंदर बेहद पसंद था और एक सी फेसिंग घर खरीदने का उनका पुराना सपना था। ये बंगला उन्हें अपने सपने के बेहद करीब लगा। साल 1969 आधे से ज्यादा बीत चुका था जब एक शाम निर्देशक रमेश बहल और राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार के घर में बैठे हुए थे। तब राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार से बोले, पापा जी, आपका कार्टर रोड वाला बंगला खाली पड़ा है और मुझे एक घर खरीदना है। राजेंद्र कुमार ने जवाब दिया, मुझे उस घर को बेचने की जरूरत नहीं है। राजेश खन्ना बोले कि पापा जी प्लीज इस बारे में सोचिएगा। मैंने अपना करियर शुरू किया है और आप देश के सबसे बड़े स्टार हैं। आपका घर ले लूंगा तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। शायद आपके जैसी थोड़ी बहुत कामयाबी मेरे हिस्से भी आ जाए। राजेश खन्ना ने बहुत देर तक मिन्नत की। आखिरकार राजेंद्र कुमार मुस्कुराए, बरखुरदार, अगर ऐसा है तो डिम्पल तुम्हारा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए किस्मत लेकर आए। राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस बात से राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला बेहद नाराज हुई। उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा भी था कि हमें पैसे की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने सिर्फ 3.5 लाख में वो घर बेच दिया। मगर राजेंद्र जुबान दे चुके थे। बंगला बिकने के बाद राजेंद्र कुमार की फिल्में आश्चर्यजनक रूप से पिटने लगी। बतौर हीरो उनका करियर ढलान पर आ गया। मीडिया ने कहा कि इसकी वजह भाग्यशाली डिम्पल का बिकना है, मगर राजेंद्र कुमार खुद इसमें यकीन नहीं किया करते थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना बड़े ही धूमधाम से बंगले में शिफ्ट हुए। अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना से बंगले का नाम रखने को कहा। राजेश के माता पिता को अचानक मिली इस बेमिसाल कामयाबी के बाद ये डर सताता कि कहीं उनके बेटे को किसी की नजर न लग जाए। राजेश खन्ना के पिता बोले, बंगले का नाम आशीर्वाद होगा। इसके पीछे ये सोच थी कि उनका बेटा हमेशा आशीर्वाद के साए में रहेगा। बंगले में शिफ्ट होते ही राजेंद्र कुमार से भी ज्यादा करिश्माई सफलता राजेश खन्ना के जीवन में आई। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में, फिल्म मैगजीन और अखबारों में सुपरस्टार के नए बंगले की तस्वीरें छपी। आशीर्वाद भी राजेश खन्ना की तरह ही मशहूर हो गया और बम्बई के टूरिस्ट डिपार्टमेंट का खास टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। देश भर से बम्बई आने वाले लोगों की खास मांग रहती थी कि उन्हें सुपरस्टार का बंगला दिखाया जाए। हर रोज उनके पास फैंस के ऐसे हजारों खत आया करते थे जिसमें पते के रूप में बस इतना ही लिखा होता था, राजेश खन्ना, आशीर्वाद, बम्बई। इनमें राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों के खुशबू से महकते हुए खत भी शामिल होते थे। शादियों के लिए प्रपोजल भी और खून से लिखे हुए खत भी थे, जिनके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। आशीर्वाद पहुंचने वाले खतों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि राजेश खन्ना ने उन खतों को छांटकर उनका जवाब देने के लिए बाकायदा एक शख्स को रख लिया था। ये शख्स थे प्रशांत राय। प्रशांत तकरीबन 20 साल तक आशीर्वाद में काम करते रहे। प्रशांत ने बताया कि आशीर्वाद में फैन मेल का ढेर लगा रहता था। हर दिन काका जी अक्सर आते थे और पूछते थे कि प्रशांत, आज सबसे अच्छे खत कौन से चुने। वो जोर जोर से खत पढ़ते थे और हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया करते थे। वो फैंस के जज्बात देखकर हैरान हो जाते थे और हंसते हुए पंजाबी में कहते थे, हुण की करा, इधर से लोग उधर से लोग, खून दे लेटर मैं की करा, ए की हो गया। हाल ये था कि इंडस्ट्री में नई कहावत बन गई थी, ऊपर काका नीचे काका। इस बंगले में राजेश खन्ना का तस्वीरों और ट्रॉफीज से सजा हुआ वो मशहूर कमरा भी था जिसमें बैठकर वो इंटरव्यू दिया करते थे। लेखक सलीम खान ने एक बार बताया था कि आज मेरा बेटा सलमान बड़ा स्टार है। हमारे घर के बाहर उसे देखने के लिए हर रोज भीड़ लगती है। लोग मुझसे कहते हैं कि किसी स्टार के लिए ऐसा क्रेज पहले नहीं देखा। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि इसी सड़क से कुछ दूरी पर कार्टर रोड पर आशीर्वाद के सामने मैं ऐसे कई नज़ारे देख चुका हूँ। राजेश खन्ना के बाद मैंने किसी भी दूसरे स्टार के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी थी।
अजीब संयोग था कि जिस बंगले का नाम पहले डिम्पल हुआ करता था, उस घर की मालकिन एक और डिम्पल बनी। राजेश खन्ना की गैर हाजिरी में घर पर आने वाले फोन कॉल रिसीव करके उन्हें एक नोटबुक में लिखने का काम प्रशांत राय का था। उन्होंने बताया, एक शाम को मैंने काका जी से कहा कि डिम्पल नाम की एक लड़की रोज कॉल करके आपको पूछती है। काका जी मुस्कुरा दिए, बोले, हाँ, वो बॉबी की हीरोइन है, उसकी कॉल ठीक से अटेंड किया करो। कुछ दिन बाद चुन्नी भाई कपाड़िया आशीर्वाद आए और उनके साथ एक लड़की भी थी। प्रशांत को देखकर वो बोली, प्रशांत, ये मेरी बेटी है डिम्पल। इस बात पर डिम्पल हंस पड़ी और बोली, प्रशांत साहब, मुझे पहचाना? हमारी कई बार बात हो चुकी है। प्रशांत हंस पड़े और मेहमानों को घर के अंदर ले आए। ये डिम्पल का आशीर्वाद में पहला कदम था। मार्च 1973 में अपनी पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने से पहले ही डिम्पल राजेश खन्ना की जीवन संगिनी बनकर आशीर्वाद में आ गई थी। दोनों की शादी इस दौर में बम्बई ही नहीं, देश के सबसे बड़ी शादी के रूप में चर्चित हुई थी। इनकी शुरुआत के साल कामयाबी और खुशियों के साल थे। डिम्पल ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। दोनों की 2 बेटियां हुई, लेकिन फिर अमिताभ की एंट्री और फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्मों के उलट एक्शन फिल्मों के नए दौर ने समय बदल दिया। कुछ ही साल में अमिताभ नए सुपरस्टार के रूप में उभरे। करिश्माई कामयाबी के बाद राजेश खन्ना के ढलान पर आते करियर ने उन्हें बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। महाचोर, महबूबा, अजनबी, आशिक हूँ बहारों का जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों की नाकामी ने राजेश के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। अंदर ही अंदर जल रही नाकामी की आग को हर शाम की शराब और भी ज्यादा भड़का देती थी। उन दिनों डिम्पल के साथ उनके रिश्ते में भी तनाव बढ़ता जा रहा था। तकरीबन 9 साल लंबे समय तक साथ रहने के बाद राजेश खन्ना और डिम्पल अलग हो गए थे। डिम्पल आशीर्वाद छोड़कर चली गई। 1992 में राजेश खन्ना ने फिल्मों से ब्रेक लेकर राजनीति में किस्मत आजमाई और दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। 20 साल आशीर्वाद में रहने के बाद अब वो भी बंगला छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। राजेश खन्ना की जिंदगी में कई ऐसे दौर आए। हर दौर में करीबी लोगों का साथ छूटता रहा। अगर कुछ था जिसने जिंदगी के किसी भी लम्हे में उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, तो वो था अकेलापन। हर गुजरते दिन के साथ वो और अकेले होते चले गए। सालों बाद राजनीति से भी उनका मोह भंग हो गया। वो अपने शहर वापस लौटे, जो अब बम्बई से मुंबई बन चुका था। इनकम टैक्स से जुड़ा एक मसला बढ़ा और कुछ वक्त बाद ही उनके बंगले आशीर्वाद को टैक्स अथॉरिटीज ने सील कर दिया। ऐसा समय आया जब आशीर्वाद छोड़कर राजेश खन्ना बांद्रा लिंकिंग रोड पर टाइटन के शोरूम के ऊपर वाली मंजिल में स्थित अपने ऑफिस में शिफ्ट हो गए थे। वो ऑफिस काफी बड़ा था, मगर अपना बंगला छोड़ने की तकलीफ उन्हें बहुत थी। हालांकि उनका बंगला आर्थिक संकटों से बाहर आया और जीवन के अंतिम वर्षों में राजेश खन्ना आशीर्वाद में अकेले ही रहे, लेकिन फिल्मों में वो कभी मजबूत वापसी नहीं कर पाए। सालों बाद अचानक उनकी गंभीर बीमारी की खबर आई। राजेश खन्ना इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि बार बार बेहोश हो जाया करते थे। वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। 20 जून को जब उन्हें अस्पताल में होश आया तो उन्होंने अपने परिवार से कहा कि वो अस्पताल में नहीं रहना चाहते, वो अपने घर जाना चाहते हैं। उस दिन जब वो कार्टर रोड पर अपने बंगले आशीर्वाद पहुंचे तो नजारा कुछ अलग ही था। इतिहास दोहराया जा रहा था। आशीर्वाद के सामने आज एक बार फिर से सैकड़ों फैंस और देश भर के मीडिया के लोग जमा थे। हर कोई जानना चाहता था कि देश के पहले सुपरस्टार की हालत अब कैसी है। 21 जून 2012 को दोपहर में आंखों पर काला चश्मा लगाए, गले में शॉल डाले हुए, अपनी खास अदा में मुस्कुराते राजेश खन्ना कार्टर रोड पर बने अपने बंगले आशीर्वाद की अपनी उसी मशहूर बालकनी में निकल आए। सामने खड़े उनके फैंस उन्हें देखकर खुशी से चीख पड़े। इस पल में बाकी हर खबर भूलकर देश का तकरीबन हर न्यूज चैनल राजेश खन्ना की ये तस्वीरें लाइव दिखा रहा था। राजेश खन्ना ने अपने चिर परिचित अंदाज में हाथ उठाकर सबकी तरफ बड़ी स्टाइल से वेव किया और हाँ, उनके फैंस लौट आए थे। पूरा माहौल उनके सुपरस्टारडम के दिनों की याद दिला रहा था। अगले ही दिन यानी 23 जून को उन्हें फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत और भी खराब होती गई। उनका परिवार चाहता था कि वो अस्पताल में ही रहें, लेकिन उनकी जिद थी कि वो आखिरी सांस आशीर्वाद में ही लेना चाहते हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक 17 जुलाई को उन्हें आखिरी बार मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर उन्हें उनके बंगले आशीर्वाद ले जाया गया। राजेश खन्ना के करीबी लोगों ने बताया
कि 18 जुलाई को आशीर्वाद में अपने बेडरूम में उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा था, टाइम अप हो गया, पैकअप। 2014 में परिवार ने आशीर्वाद को एक उद्योगपति को बेच दिया। एक नई इमारत खड़ी करने के लिए आशीर्वाद को कुछ साल बाद ढहा दिया गया। राजेश खन्ना के साथ साथ शायद आशीर्वाद का चक्र भी पूरा हो गया था। फिल्म इतिहास के पन्नों में जब जब राजेश खन्ना का जिक्र होगा, आशीर्वाद भी सिनेमा के एक अहम दौर के गवाह के तौर पर शामिल रहेगा। तो ये थी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और आशीर्वाद बंगले की एक छोटी सी कहानी। अगर आप भी अपने फेवरेट स्टार के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो इसी के साथ दीजिए सीमा शाही को इजाजत। नमस्कार।